वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में अपने उस सवाल को पोस्ट कर सकते हैं। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बी फास्ट, बी क्विक और प्लीज़ स्पैम मत करिएगा। एक सवाल जो है एक ही बार भेजिएगा सो दैट वी ऑल्सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। बाजारों में वोलेटाइल रहना, तो पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बाजार काफ़ी वोलेटाइल रह रहे हैं और अभी और अगले 2 हफ्ते भी ऐसे ही रह सकते हैं, ऐसा मानना है। क्योंकि जो इलेक्शंस के नतीजे हैं वो जून 4 को आएंगे, तब तक बाजार ऐसे ही उठापटक देख सकता है। ऐसे बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च, रेलिगेयर ब्रोकिंग से। वेरी गुड आफ्टरनून रवि जी एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। और आज स्टूडियो में मेरे साथ है अंकित। सो ही इज़ बैक आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन एंड लेट्स वेलकम हिम ऑन बोर्ड। पहले तो बाजारों की चर्चा करते हैं। निफ्टी में उठापटक जारी है, आज लाल निशान से हरे निशान, बट यस इंडिया विक्स भी यही कह रहा है कि अभी भी मार्केट्स वोलेटाइल रह सकते हैं। 20 के ऊपर इंडिया विक्स कामकाज करते हुए। रवि जी, कैसे आप इस बाजार को देख रहे हैं? आई मीन देख तो सब रहे हैं लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये उठापटक कहाँ समाप्त होगी। बिल्कुल आपने सही कहा मैम। देखिए इस समय कुछ ना समझ पाना ही जो है वो शायद ज्यादा वोलेटिलिटी को, वॉल को इंक्रीज कर रहा है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि वॉल इस समय क्यों बढ़ी हुई है। उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि कहीं ना कहीं से जो इलेक्शन का जो आउटकम अब धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ किनारा ले रहा है, उसका एक इम्पैक्ट है जी। अब उसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो इस समय रुपी की वोलेटिलिटी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अनस्टेबिलिटी, जियो पॉलिटिकल टेंशन और साथ ही यहाँ पर जो इलेक्शन की वोटिंग हो रही है और इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से एक इम्पैक्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं से जो मुझे लगता है वोटर हैं वो गर्मियों से थोड़ा सा हताहत हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वोट के लिए जाना चाहिए जिससे कि कम से कम एक क्लियर मेजोरिटी मिल पाए, क्लियर डायरेक्शन मिल पाए। तो इसी वजह से आपको निफ्टी और सेंसेक्स में उतनी उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन ये मान के चलिए कि मार्केट में कोई भी डिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है और जब इलेक्शंस के रिजल्ट होंगे उस टाइम पे ये वोलेटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो अभी कितने कैश पे आप बैठे हुए हैं? आई एम श्योर कि आपने कैश एक्स्ट्रा भी रखा होगा, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियोज के हिसाब से देखें सो हाउ मच इन कैश राइट नाउ? देखिए अभी जो टोटल इन्वेस्टमेंट इस समय पूरे पोर्टफोलियो का देख रहे हैं उस पे हमने 30 से 40% ही सिर्फ कैश विड्रॉल किया है। बाकी लोअर साइड पे स्टॉक्स को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। और एक लेवल मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूं कि 21,700 800 का निफ्टी का जब भी लेवल आए आपको एंट्री जरूर करनी है मार्केट में। इन्वेस्टमेंट और जो आपने 30-40% फंड रखा है वो जरूर डालिए, पहला। दूसरा, 21,500 का डिप तक हो सकता है पेन दिखाई दे, लेकिन वो तभी 21,500 के नीचे अब मार्केट तभी जाएगी जब ये क्लियर हो जाए कि जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मेजोरिटी की, वो मेजोरिटी ना होकर के दूसरी मेजोरिटी के आने के चांसेस बने या मिक्स एंड मैच का डिसीजन हो। तो यानी कि 21,500 एक क्रूशियल लेवल है जिससे टूट पाना बड़ा मुश्किल है। अब आ जाते हैं अपसाइड के मोमेंटम के लिए। जो 22,206 205 के लेवल दिख रहे हैं इनमें एवरेज ऑन कंटिन्यू स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आपको दिख रही है। एक दिन पीएसयू चल रहा है, एक दिन बैंकिंग चल जा रहे हैं, एक दिन आपके एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर अपवर्ड ट्रेंड में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अप्रोच जो है वो कुछ ऐसी रखें कि डिप आपको अगर क्लियर नहीं भी हो रहा तो भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी के लेवल्स का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी चाहिए। जी चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है अभिषेक, वो हमें लिखते हैं जियो फाइनेंशियल्स पे उनका सवाल है। जानना चाहते हैं सर एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए और 1 साल का टारगेट क्या होगा, और IRFC का भी एंट्री पॉइंट जानना चाहते हैं एंड टारगेट ऑल्सो। देखिए जियो पे अगर मैं फोकस करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय 356 के लेवल दिख रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट लेवल है वो 335 330 बेस्ट लेवल है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहां तक टारगेट की बात की जाए, 1 साल का नजरिया अगर रखते हैं तो 380 से 410 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब रिस्क कितना है? रिस्क बहुत कम है क्योंकि अगर 330 पे कर रहे हैं 300 के नीचे इस स्टॉक का जा पाना मुश्किल है। तो रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए।
दूसरा स्टॉक आपने अब इस समय अगर उसकी चर्चा करूं, देखिए रेलवे के तो सभी काउंटर में ऐसी बुल रन देखने को मिलता है कि एक दिन आप सोचते हैं दूसरे दिन निकला हुआ मिलता है। जी। तो डिप करेक्शन, इस पे बिल्कुल बाय स्ट्रैटेजी रखिए। और इस पे डिप आता है ना, तो जैसे कई स्टॉक में डिप आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 10% खरीद ले। ये ऐसा डिप आता है कि जिसमें 50% से 60% का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड जो है वो रेलवे काउंटर, डिफेंस काउंटर इनका अच्छा है। तो आईआरएफसी मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से अगर देखते हैं तो यहां से 18 से 20% का अपवर्ड मोमेंटम यहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, उससे बचना। अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको जो वो रिटर्न मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब 156 है या 145 है, ये लेवल्स यहां पर बाय के लिए काफी अच्छे हैं। जी रवि सर, अगला सवाल महेश जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर इंडिया की जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इसके ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं और कौन सी कंपनीज है जिसका बेनिफिट मतलब इन्हें मिलेगा आने वाले टाइम में? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस समय सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आपको देखने को मिलती है। और लॉजिस्टिक की तरफ अगर जाते हैं तो देखिए ये ऐसा काउंटर रहा, ये ऐसा सेक्टर रहा है जिसने कि एक तरीके से मार्केट में जब भी डिप आया है आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, नेगेटिव कोरिलेशंस रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिस्टिक सेक्टर्स में आपका जरूर जो है वो एक्सपोजर यहां पर होना चाहिए। और ओवरऑल अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर मूवमेंट देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बास्केट को बाय करें। अब लॉजिस्टिक की बास्केट को अगर बाय करके चलते हैं तो इंडेक्स वाइज अगर रिटर्न देखते हैं तो मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा। और अगर इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स यहां से एक बार चलता है और अपसाइड के मोमेंटम दिखाता है और मान लीजिए निफ्टी 5% चलेगा, तो मुझे लगता है लॉजिस्टिक शेयर आपको 7 से 8% तक के यहां पर रैली दिखाते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक के ओवरऑल जो इंडेक्स व्यू है वो काफी पॉजिटिव है। जी। अगला सवाल है भूपेंद्र नेगी की तरफ से। आरवीएनएल पे आपका व्यू चाहते हैं। आरवीएनएल का स्टॉक आज आधा फीसदी ऊपर कामकाज करते हुए 275 के आसपास का लेवल है। जो इसका 52 वीक हाई है वो 328 के आसपास है, वहां से हल्का हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है। तो जानना चाहेंगे कि क्या इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट बनती है? देखिए मैं एक बार को रेलवे के सारे ही काउंटर ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको आगे सवाल आते ही रहेंगे। आरबीएनएल देखिए इस समय 275 चल रहा है, स्टॉक में दम है, 320 का दमखम रखता है तो बिल्कुल रखिए। आईआरएफसी की मैंने चर्चा करी, 180 के टारगेट हैं। टेक्स इंफ्रा इस समय चल रहा है 103 रुपए, बाय की पोजीशन बनाइए 96 तक लोअर साइड पे, अप साइड टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी 135 और 140 के लक्ष्य दिखा सकता है। जेडब्ल्यूएल अगर आप देखते हैं, जुपिटर वैगन 510 आज 5% बढ़ गया, मौका दे रहा है, लेकिन फिर भी अभी 580 तक का दमखम रखता है। तो सर ये काउंटर है जिनमें कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब दूरी किससे बनानी है? सिर्फ एक ही रेलवे काउंटर है जो मुझे कभी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं देता, वो है आईआरसीटीसी। पता नहीं क्यों टिकट बुक करते ही डर लगने लगता है कि कैंसिल ही कराना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सर अगला सवाल संजय जी का है। इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर मौजूद हैं और उन्होंने कुछ 2900 रुपए पर वो शेयर खरीदे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर 6 महीने का इनका व्यू है, होल्ड करें या क्या करना चाहिए सर इन्हें? देखिए धीरे धीरे चलता है ये स्टॉक। पहले चलेगा 2200 की रेंज में चल रहा था, दोबारा 2500 की रेंज में आया, अब चल रहा है 2800 की रेंज में। और टारगेट इसका अब अगला कौन सा है? 3000 का। बिल्कुल बने रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा है। अगला सवाल है बंटी की तरफ से। जानना चाहते हैं दीपक नाइट्राइट में आपकी रणनीति क्या होगी? उन्होंने शेयर किस भाव पे खरीदे ये नहीं लिखा, लेकिन आज अगर इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो 2430 के आसपास है। करीबन 1.5% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और वो ये एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, अंडर 50 रुपीज और अंडर 100 रुपीज में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हो? सवाल बहुत छोटा है लेकिन आंसर उसका बड़ा लंबा दिल करवा दिया इन्होंने। देखिए पहला तो आपको आपके माध्यम से मैं बता दूं, ये फर्टिलाइजर और केमिकल के स्टॉक सिर्फ आपके चलते कब है? जब बजट आता है। तो उससे पहले कुछ नहीं चलते, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ होते। 2400 चल रहा है, 2200 का लक्ष्य आ सकता है। अगर स्टॉक खरीदा हुआ है निकल जाइए। केमिकल में ही अगर आपके पास, आपने देखा होगा थोड़ा सा बीच में भी चंबल फर्टिलाइजर उछला, ज्यादातर एनालिस्टों ने बाय देना शुरू किया, अब वापस थक के गिरना चालू कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए। अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 50 रुपए का और 100 रुपए का स्टॉक देना है। देखिए मैं अगर 50 रुपए का स्टॉक खरीदना हो तो किसी कंपनी पे भरोसा करने से ज्यादा अच्छा है कि बैंकिंग काउंटर पे भरोसा करें। और बैंकिंग काउंटर पे अगर भरोसा करना है
तो सबसे पहला स्टॉक नजर आता है 25-27 रुपए के बीच में, बड़े आराम से चलता रहता है, कब 34 पहुंचता है पता नहीं चलता। वो है साउथ इंडियन बैंक। दूसरा कौन सा है? यूको बैंक, 52 रुपए चल रहा है। तीसरा कौन सा है? पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, 57 रुपए चल रहा है। चौथा कौन सा है? सेंट्रल बैंक, जो कि 60 रुपए चल रहा है। सब 100 रुपए के अंदर ही चल रहे हैं और बढ़िया धमाकेदार है। मल्टी बैगर इनमें से ही बनेंगे, ये ध्यान रख लीजिए। तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स पे अपना एक्सपोजर बढ़ाइए और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उनमें जो 50 से 100 रुपए के बीच के बैंक है जिनके नाम मैंने लिए, उनको जरूर ऐड ऑन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग रन पे आपको अच्छे मोमेंटम दिखा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनवा सकते हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे। बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के बड़े 50 रुपए के अंदर है, जैसे एससीसी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, अच्छा स्टॉक है, लिया जा सकता है, 36-37 रुपए के पास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी स्टॉक्स मैंने बता दिए हैं, अब बस आप बास्केट तैयार करिए। जी सर, अगला सवाल हमारे एक आईपीओ इन्वेस्टर हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर आज टीबीओ टेक का भी आईपीओ की आज लिस्टिंग हो गई सर, 50% के प्रीमियम पर शेयर लिस्ट हुआ है, और आज गो डिजिट का भी आईपीओ मतलब खुल गया है सर। आज क्या करना चाहिए सर गो डिजिट के लिए? देखिए, गो डिजिट के अगर आईपीओ की मैं बात करूं तो अब मैं काफी कंफ्यूज था, क्योंकि कंपनी मार्केटिंग क्या कर रही है उसको अगर आपको बताऊं तो आप हंसेंगे। कंपनी मार्केटिंग कर रही है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अरे भैया इतने बड़े फाइनेंशियल अगर मैनेजमेंट है, आपको लगता है तो नंबर्स की बात करें। गो डिजिट का जो जमाना है वो थोड़ा पुराना है। पुराना इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस पे, कंपनी के सेटलमेंट पे बहुत ज्यादा कुछ बैलेंस शीट पे है नहीं। रिसेंट डेज में बैलेंस शीट को काफी थोड़ा सा स्ट्रांग किया गया है, लेकिन लॉन्गर व्यू यही है कि आपके पास उसके अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि उस तरीके के काम करते हैं। कंपनियों की बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज है, एलआईसी भी आपके सामने एक एग्जांपल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवॉइड रखें, बट पैसे बचा के रखें, मार्केट अच्छा नहीं है इसके लिए। जी सर। शशि यादव जी का सवाल है, रवि सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1639 शेयर्स है उनके पास एट द रेट ऑफ 54 रुपीज ईच, क्या करें प्लीज सजेस्ट। देखिए, मैं यही सोच रहा था अभी गीतू मैम की, सिर्फ एक ही स्टॉक का मैंने नाम नहीं लिया, पक्का इसके सवाल आ रहा है और वही आया है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, उज्जीवन 50 रुपए के पास बहुत अच्छा है, 45 से 50 के बीच में आप खरीदारी करिए, पोजीशन बनाकर रखिए, जल्दबाजी मत करिए, स्टॉक अच्छा है। अपसाइड की बात करें तो 65 रुपए तक का लक्ष्य रख सकता है। अच्छा खरीदा है, वेट करिए, चलने दीजिए स्टॉक को। 45 के नीचे जाता है तभी कुछ रिस्क बनेगा, या फिर कंपनी में कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे, जो कि अभी दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कंटिन्यू करिए। सर, अगला सवाल है अनुज जैन जी का। ये सर 2 शेयर्स पर आपकी राय चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका क्या व्यू है इन दोनों स्टॉक्स पर। तो पहला स्टॉक है सर विकास लाइफ केयर और दूसरा है गुजरात टूल रूम। आई थिंक विकास लाइफ केयर इन्होंने 6 रुपए 25 पैसे पे खरीदा है, जिसका भाव इस समय 4 रुपए 99 पैसे चल रहा है। बहुत ही फीके वॉल्यूम्स, 52 वीक हाई 7.92। आई मीन आई डोंट नो व्हाई पीपल इन्वेस्ट इन सच स्टॉक्स। वो आपके स्क्रीन पे भी चार्ट देखने को मिल रहा है, कुछ है नहीं इसमें। और दूसरा स्टॉक कौन सा था मैम? गुजरात टूल रूम। कुछ बड़े ही चुन के स्टॉक लाए हैं अनुज जी। आपको मैं बताऊं, ये वो स्टॉक हैं जो कि सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में सबसे आगे चलते हैं। 5 रुपए का माल खरीदो, 25 रुपए हो जाएगा, मल्टी बैगर बन जाएगा, आप अंबानी से ऊपर हो जाओगे, अडानी तो आपके पास काम करने आ जाएगा। ये वो वाले स्टॉक्स हैं जो कि दबा कर चलते हैं। सर, इन सब में तो रवि जी, इन्होंने गुजरात टूल रूम खरीदा है 52 रुपीज में, आज उसका भाव है 24.98, 24 रुपीज and 98 पैसा। It is hitting lower circuits continuously from last couple of sessions. But people should understand. I mean, आप ही बताएंगे तो समझेंगे, हमसे तो समझते नहीं। नहीं, मुझे लगता है गीतू मैम आपको भी अच्छे से फॉलो करते हैं, आप भी इंडस्ट्री की बहुत दिग्गज हैं जिन्होंने की एक तरीके से हिस्ट्री लिखी है।
और आपने तो इतने बड़े काम किए, मुझे लगता है कि जरूर आपको फॉलो करते हैं। मैं ऐसा नहीं मान सकता और इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। हाँ, एक बात से जरूर एग्री करता हूँ कि आप सोशल मीडिया नहीं छोड़ पाओगे और इस तरीके के स्टॉक्स को लेते रहोगे। सर देखिए, आपको हमारी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब तक आप ये स्टॉक्स रखोगे ना, तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। आप जब भी कोई स्टॉक दूसरा खरीदने की सोचोगे, इस स्टॉक को देखोगे और वहीं पे झगड़ा हो जाएगा। जैसे किसी की शक्ल अच्छी ना लग रही हो और वो सामने से गुजर जाए तो रास्ते में जाने का मन नहीं करता, तो ये वैसा ही स्टॉक है। मुझे लगता है आप इन स्टॉक से एक बार दूरी बना लीजिए, अच्छे स्टॉक्स की बास्केट लीजिए। मैंने अभी आपको 25 रुपए से स्टॉक बता रहे हैं, 75 रुपए तक, 100 रुपए तक आप उनमें खरीदें, ज्यादा अच्छा होगा। और प्लीज जो ये आजकल के यूट्यूबर्स और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरीके के स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं, उनसे प्लीज दूर रहिए। जी, यस अंकित। या सर, अगला सवाल आईआरबी इंफ्रा पर है। सर, आपने पहले भी इस शेयर को रिकमेंड किया हुआ है और इन्होंने 65 रुपीज़ की इनकी बाइंग प्राइस है। सर, क्या करना चाहिए सर इन्हें? देखिए, आईआरबी इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, इन दो स्टॉक्स को बिल्कुल आपने सही बताया कि मैंने इनको अभी बाइंग साइड पे रखा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है इसके टारगेट में जाते हैं तो 80 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। अब इस समय करेक्शन फेज आया है तो मुझे ज्यादा खुशी मिल रही है कि हमारे उन इन्वेस्टर्स को मिल पाएगा जो खरीदारी की सोच है। 62 के पास खरीदारी करने का मौका ढूंढिए, 55 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए और टारगेट 80 रुपए का। सेम विद द जीएमआर इंफ्रा, इसको भी आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि ये भी एक अच्छे अग्रेशन अप ट्रेंड में आएगा। और अप साइड में 95, हम जब चर्चा कर रहे थे आगे तो मैम, इससे पहले जब आप शो करती तो याद होगा तो ये 60 रुपए के पास मंडरा रहा था, धीरे धीरे ये 83 के पास आ चुका और पता भी नहीं चला कि कब 83 आ गया। जल्दी ये 100 रुपए आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। जी, नैन्सी का सवाल है, डॉक्टर रवि सिंह इज माय फेवरेट, तो ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए रवि जी। एंड थैंक यू टीम फॉर द वंडरफुल शो एंड योर एफर्ट्स। रवि जी, मुझे फ्रेश एंट्री करनी है कोल इंडिया में, बीपीसीएल में और गेल में, गैस अथॉरिटी में। आप क्या सलाह देंगे? अब मैम, सबसे पहले तो कि आप अगर ये मुझे बता देते हैं कि कितना खरीदना है तो मैं जरूर कहता, लेकिन फिलहाल मैं ये कहूंगा कि अगर आपको 100 रुपए निवेश करने हैं तो आप 40 रुपए बिना सोचे समझे तीनों स्टॉक में डिवाइड कर दीजिए, उसके प्राइसेस से खरीद दीजिए। कोल इंडिया का टारगेट 580 रुपए का है, 465, 430, ये दो लेवल तक आपको डिप दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि करंट लेवल पर भी मौका मत छोड़िए, खरीद लीजिए। दूसरा स्टॉक आपने जो बताया वो भी आपको अग्रेसिव अप ट्रेंड में है, 20% का अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तीनों स्टॉक आपने बेहतरीन सेलेक्ट किए हैं, बस एंट्री कर लीजिए और अगर 3% का करेक्शन आता है तो एवरेज बढ़ा लीजिएगा। बीपीसीएल की बात करें तो वैसे भी अच्छा स्टॉक है, 640, 680 दो लेवल तक दिखाई देगा। 600 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, अगर 600 के आसपास मिल जाए तो और अच्छा है। तो 600 और 595 ये दो लेवल है जिनमें आपको खरीदारी करनी जी। और अगर इस बार 400 पार तो ये स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे बिकॉज ये पीएसयूज है, ऑल थ्री ऑफ देम। नहीं तो वो उतना मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 600 है, 1000 पार। जी अंकित। सर, अगला सवाल शशि यादव जी का है। ये इंडियन बैंक पर आपकी राय चाहते हैं। सर, इनके पास 385 शेयर्स मौजूद हैं और इन्होंने कुछ 48 रुपए पर ये शेयर्स खरीदे थे। जी बिल्कुल, देखिए इंडियन बैंक, मुझे याद आता है मैंने इसको पहला जो रिकमेंडेशन इसको दिया था वो 42 रुपीज पे दिया था, दूसरा बिल्कुल 47 और 48 पे भी रिकमेंड किया है। ये स्टॉक ने बीच में अभी देखते हैं तो एक बार हाई जो बनाया था वो बनाया था इसने अराउंड 58 रुपीज का, उसके बाद करेक्ट होके आया तो बिल्कुल बढ़िया जगह है, नया फ्रेश खरीदना है। अभी बात हो रही थी 50 रुपए के अंडर स्टॉक खरीदने की, इस स्टॉक का नाम लेना भूल गया, तो धन्यवाद याद दिलाने के लिए। टारगेट वही 65 रुपए, खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस 43 रुपए का रखिए और दौड़ लगाइए, बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करके रखिए, थोड़ा एवरेज भी कर लीजिए। जी सर। आरती जैन का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन वेदांता, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड अशोक लेलैंड? देखिए, आपने जो तीनों स्टॉक्स के नाम लिए हैं वैसे तीनों स्टॉक्स तो बेहतर हैं, लेकिन वेदांता ने तो कुछ ऐसा चाल चला है कि वो दोबारा, मैं मौका ढूंढ रहा हूं कि कब फिर से एंट्री करूं, तो दोबारा एंट्री करने का मौका मिलेगा 430, 425
और 420 के लेवल पे। तो अभी चल रहा है 438, वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से नीचे आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर ऊपर पकड़ेंगे और ऊपर की चाल चलेंगे। तो मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए अगर आपका पर्टिकुलर यही स्टॉक ट्रेंड में या टारगेट में है। दूसरा, आपने अशोक लेलैंड की बात की। अशोक लेलैंड देखिए इस समय तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग को थोड़ा रुकने दीजिए। और रुकेगा कहां पर? अल्टीमेटली अगर हम लोअर साइड पे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 201 रुपए के पास अभी जो चल रहा है। अगर आपको याद हो तो ये रिकमेंडेशन 195, 190, 175 से मैं रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं। तो इसमें भी थोड़ा वेट कर लेते हैं, 198 और 195 के आसपास आता है तो वहां पर बाय करेंगे तो बेटर लेवल होगा। इंजीनियर इंडिया की बात कर लेते हैं इस समय, तो मुझे लगता है कि इस शेयर को अभी थोड़ा और अवॉइड रखिए। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत अग्रेसिव है कि नहीं मार्केट में जाना ही जाना है तो आप थोड़ा सा, यानी कि आपने जो बजट बनाया है, अगर आपको 100 रुपए की खरीदारी करनी थी तो आप सिर्फ 10-10 रुपए तीनों स्टॉक्स में डाल लीजिए, क्योंकि तीनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे हैं। थोड़ा अच्छे लेवल्स आपको दिलाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको वेट करने के लिए बोल रहा हूं। आपको पता है रवि जी, मेरे पास अशोक लेलैंड के शेयर पड़े हुए हैं एट द रेट ऑफ 16 रुपीज ईच, सो आई एम स्टिल होल्डिंग देम। मैम 280 पहुंच जाएगा। अभी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे पार्टी दीजिए, लेकिन 280 के बाद जरूर कहूंगा कि जरूर मैं आपसे कहूंगा कि पार्टी लूंगा। नहीं, मैं इसलिए शेयर कर रही थी, इट्स अ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। यू स्टे इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म, यू विल गेट मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स ऑन अ स्टॉक। रवि सर, आपने कुछ एक महीने पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए टारगेट दिया था 350 का। उस टाइम पर मुझे याद है सर कि ये शेयर 290 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और एक महीने में अब 16% की रैली हो चुकी है। शेयर 340 पर खड़ा है और कल आ रहे हैं सर इसके रिजल्ट्स। अब क्या करना चाहिए सर? वेरी गुड, बहुत सही टाइम पे आपने पकड़ा है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक का हिस्ट्री जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि जब भी रिजल्ट आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग सवार हो जा रही है। तो आज आपने इसको जिस हिसाब से पकड़ा है, मैं यही कहूंगा कि एक बार पार्शियल प्रॉफिट 70% पोजीशन पे जरूर काट लीजिए। रिजल्ट के बाद बढ़ जाए घट जाए उससे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ डिप जरूर मिलेगा, तो मैं उस डिप का रिस्क नहीं लूंगा। एक बार प्रॉफिट बुक करूंगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पे, और लोअर लेवल पे अगर आता है तो फिर से वापस बाय की स्ट्रैटेजी रखूंगा। लेकिन फिलहाल रिजल्ट स्ट्रैटेजी यही है कि एक बार को प्रॉफिट बुक कर लें। शफीक अंसारी का सवाल है, रवि सर का बड़ा वाला प्रशंसक हूं। रवि सर को नमस्कार। BRNL 73 की खरीद है उनके पास, एग्जिट करना सही रहेगा या फिर इंतजार करूं? एक यही स्टॉक है जिसने बड़ा सिरदर्द दे रखा है, क्योंकि इस स्टॉक को मैंने इससे पहले 70 पे भी बाय दिया था, 53 पे भी बाय दिया था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस स्टॉक में ना कुछ वॉल्यूम कम हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रही हैं। एक बार को आपके लेवल्स के आसपास आता है तो जरूर एक बार को एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक को अब मैंने थोड़ा विदा कर दिया है लिक्विडिटी देखते हुए, और अब इसकी जगह पे मैंने जो शामिल किया है वो आपको IRB, इंफ्रा, GMR और SCC को शामिल किया है। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आप अभी जब काट के इस पे लॉस बुक कर लीजिए। आ जाएगा आपका लेवल, तो आएगा ही आएगा। 85 के भी लेवल आएंगे, उन लेवल्स पर आता है तो आप इस बार निकल जाइए। आज तो अपर सर्किट पे है, 5% की अपर सर्किट पे 58.69 इज द लेवल, राइट? सर मोहित तोमर जी का सवाल है कि नेरोलैक और बर्जर पेंट पर आपकी क्या राय है सर? दोनों शेयर यहां पर अभी थोड़े से करेक्शन फेज में है और कम से कम 3 से 5% इन पे करेक्शन दिखाई दे रहा है, क्लियर कट। और मैं जब आज सुबह भी मैंने इनको जो है वो थोड़ी सी सेल रिकमेंडेशन पे रखा है। तो फिलहाल आपसे कहूंगा 3 से, अगर आपके पास पोजीशन है तो एक बार को बुक करना चाहिए। अगर फ्रेश खरीदारी की सोच रहे हैं तो नेक्स्ट वीक वापस से जागरण बिजनेस को पकड़ लीजिए, वहीं पे फिर बताएंगे कि कहाँ खरीदना है। प्रीत का सवाल है, प्रीत का कोई सवाल नहीं है, बट शी हैज सेंट अ हेलो टू यू। वेरी गुड आफ्टरनून रवि सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, विद रिस्पेक्ट, सो यू जस्ट एक्नॉलेज हर हेलो। मोहित तोमर का सवाल है, मैम नमस्ते, मेरे नाम मोहित है, मेरे पास, अच्छा ओके, आई थिंक अंकित हैज टेकन दिस क्वेश्चन ऑन नेरोलैक एंड बर्जर पेंट्स। दीपक का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, होल्डिंग रिको ऑटो 100 shares at 144, IDFC First Bank 300 quantity at 82. Please advise for long term. What should the strategy be? Both stocks are tremendous.
लॉन्ग टर्म रिको ऑटो अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 180 का लेवल, और अगर यहाँ पर आईडीएफसी को देखते हैं तो इसका भी लेवल जो है वो 120 का है। डिप पे जब भी मौका मिले इन स्टॉक्स को एक्युमुलेट करते रहिए। जैसे अभी आपने अशोक लेलैंड की बात की, 16 रुपए का शेयर लिया है, मैम की चमक इसीलिए बढ़ी है। रिको ऑटो भी आगे जब कुछ साल बीत जाएंगे तो आपकी चमक बढ़ाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म पे बेहतरीन रिटर्न और मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। सर अगला सवाल संदीप त्रिपाठी जी का है। ये लिखते हैं कि नमस्कार सर, मेरे पास रेट गेन के 53 शेयर्स हैं एट 508 और श्रीराम प्रॉपर्टीज के 625 शेयर्स हैं एट 98 रुपीज। इन्हें 3 साल तक होल्ड करना है, क्या कर सकते हैं इन्हें? बहुत सही जगह पे आपने, आज क्या बात है, आज मुझे लग रहा है कि ये आज कुछ ना कुछ करिश्मा करके जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये वो स्टॉक पकड़ ले रहा है या उस स्टॉक की क्वेरी ले रहा है जिसपे मेरा अंदर से मन हो रहा है, कुछ मन को पढ़ने की कला सीख ली है मैम इसने। मुझे ऐसा तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि रेट गेन में मैं आज ही ये रिकमेंडेशन दी कि अब 725 के आसपास के लेवल्स पर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एक बार को एग्जिट करना चाहिए। दूसरा स्टॉक आपने जिसकी चर्चा करी है, देखिए इस समय कुछ स्टॉक्स जिनसे दूरी बनानी है उसमें वो स्टॉक आता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर दूर रहे। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून रवि सर, प्लीज सजेस्ट इफ समवन हैज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम एसेट एलोकेशन सेक्टर वाइज, एसेट क्लास वाइज फॉर 4 to 5 years? 4 से 5 साल के लिए किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो, उसमें एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए और कौन से सेक्टर्स और कौन से एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं एक बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूं, जिसे मैं फॉर्मूला मैंने मैम आपसे भी कई बार डिस्कस किया है। मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम जब भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाता हूं, मैं 5 सेक्टर सेलेक्ट करता हूं और 5 सेक्टर से 5 टॉप स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूं और उनमें निवेश कर देता हूं। और उस निवेश को बस डिवाइड ये करता हूं कि पहला जो 25 स्टॉक सेलेक्ट करता हूं उसमें अपने जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है उसका 25%, और उस पूरे पोर्टफोलियो का या तो वो 3 से 4% गिर जाए या फिर 3 से 5% बढ़ जाए, तो बाकी 25% निवेश कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे गिरने का लॉजिक तो समझ में आता है, बढ़ने का क्या? बढ़ने का मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको रुकने वाली नहीं है, तो फंड थोड़ा और बढ़ा दीजिए। गिरा तो एवरेज करने का मौका मिला तो भी बढ़ा लीजिए। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। 5 सेक्टर आज के दिन के हिसाब से मैं जाता हूं, तो वो कौन से हैं? आपने अभी बात करी है, चर्चा करी ऑटो इंडस्ट्री के, ऑटो कंपोनेंट की, बिल्कुल ऑटो इंडस्ट्री यहां पर रखिए। एनर्जी काउंटर के बिना आगे हमारी 400 पार अगर सरकार होती है तो उसका कुछ चलेगा नहीं, इसलिए एनर्जी काउंटर को रखिए। बैंक के बिना कोई फाइनेंशियल हिल नहीं सकते, इसलिए बैंकिंग काउंटर को यहां पर जरूर शामिल करिए। तीसरा, अगर चौथा काउंटर देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन को यहां पर जरूर रखिए, क्योंकि उसके बिना भी आगे गाड़ी बढ़ने वाली नहीं है। और लास्ट काउंटर की तरफ जाते तो वह है फार्मा, जिसमें कि एक अच्छा अग्रेशन अपट्रेंड दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है 5 काउंटर को रखिए। दूरी किससे बनानी है? सबसे पहले दूरी बनानी है रियल्टी काउंटर से। दूसरी दूरी किससे बनानी है? दूसरी दूरी बनानी है आईटी काउंटर से। बस यही 2 दूर हैं, बाकी सब पास है। जी सर, अगला सवाल सेजल जी का है। ये लिखती हैं कि नमस्कार सर, मेरे पास 870 रुपए की एवरेज से रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर्स हैं, क्या मैं एवरेज कर सकती हूँ? 3 से 4 साल तक होल्ड करने का इनकी, ये 3 से 4 साल होल्ड कर सकती हैं सर शेयर्स को। देखिए, इन्होंने रिलैक्सो ही क्यों चूज किया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 3 से 4 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर पोजीशन बढ़ाने के लिए अभी मैं राय नहीं दूंगा। अगर बढ़ानी भी है तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन का वेट कर लें। 780 के आसपास आता है तो वहां पर बढ़ाने के लिए बनता है। अभी फिलहाल तो वेट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। रूपाली अग्रवाल का सवाल है। रवि सर, योर व्यू ऑन APL अपोलो पाइप्स, उन्होंने खरीदारी की है एट द रेट ऑफ 1650, तो क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? क्या डिसेंट गेन्स, नहीं शॉर्ट टर्म तो नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म है। और ये जानना चाहती है कि कोई ऐसे शेयर है आपके पास जो शॉर्ट टर्म में डिसेंट गेन्स बना सकता है इनके लिए, इफ शी इन्वेस्ट इन दोज स्टॉक्स रिकमेंडेड बाय यू? मैम, वैसे तो अगर इस प्रोग्राम को पीछे करेंगे तो अब तक हमने कम से कम नहीं तो 20 से 25 स्टॉक डिस्कस कर लिए हैं। मैम, आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट होगी आप एक बार जरूर वापस जाके देख लें। लेकिन फिर भी अगर आपको इस समय जो आपने पहले APL अपोलो था, फिलहाल अभी स्टॉक ठीक है, इसको आप होल्ड करिए। अगले
3-4 महीने के लिए अगर आप होल्ड कर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक अपसाइड जाता है तो एक बार को 1680 रुपए और 1700 का लेवल टेस्ट कर सकता है। आपको जहां पे चिंता होनी चाहिए वो चिंता होनी चाहिए 1480 के नीचे, जो अभी दिखाई नहीं देता। और टारगेट की बात करें तो 1680 और 1700 के टारगेट ले लीजिए। अब आते हैं बाय किसको करना है। बैंक के अभी हमने 50 रुपए के अंडर के स्टॉक बताए हैं, 4-5 हैं, बाय कर लीजिए। एक ना एक मल्टी बैगर उनमें निकल जाएगा। और वैसे भी पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर सिर्फ एक ही निकलता है, बाकी सब तो सिर्फ साथ देने के लिए होते हैं। जी रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इट्स ऑलरेडी 1:33। आई थिंक वी नीड टू एक्सटेंड द टाइमिंग ऑफ दिस शो बिकॉज अभी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इनको और इंतज़ार करना पड़ेगा टिल नेक्स्ट वीक व्हेन यू जॉइन अस अगेन। तो तब तक के लिए इजाज़त ले लेते हैं आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, और अंकित से जाने से पहले पूछते हैं, अंकित हाउ डू यू सी द मार्केट्स, कैसे लग रहा है आपको बाजार? मैम आई थिंक मार्केट्स भी बहुत अनसर्टेन है, और मतलब मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि अभी ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, और जब तक 4 जून के बाद ही कुछ हम इस पे कुछ राय दे सकते हैं। सो मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप एनालिस्ट नहीं हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते, बट एक जो यंग जनरेशन है जेन जी, सो जस्ट वांटेड टू हैव एन आइडिया कि जेन जी इस बाजार के बारे में क्या सोचता है। मैं आपके साथ रह के वो जो जेन जी वाला जो मेरा फेज है वो थोड़ा खत्म हो रहा है। मैं बहुत लाइक मैच्योरली ये सारी चीजें अब सोच रहा हूँ, इस पे देख रहा हूँ। नहीं, आपके आंसर से तो पता चल रहा है कि दैट यू हैव रियली गॉट द हैंग ऑफ द मार्केट नाउ, सो लेट अस नॉट हरी। नहीं, लेट अस नॉट हरी एंड गेट इनटू द स्टॉक्स। रश में कुछ नहीं होगा, एक लॉन्ग टर्म के साथ इन्वेस्ट करेंगे तभी एक अच्छा मुनाफा बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग विल वर्क देयर, इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स, हेल्दी रिटर्न्स। सो स्टे इन्वेस्टेड, कीप इन्वेस्टिंग, डू नॉट पैनिक एंड इन्वेस्ट इन गुड बिजनेसेस। जैसे अभी रवि जी ने कहा कि आप PSU बैंक्स खरीद सकते हैं, विज़ाविज़ द स्टॉक्स हमने कुछ डिस्कस किए जो पेनी स्टॉक्स है जो लोअर सर्किट पे चल रहे हैं। तो बैंक्स भी 25-30 के आसपास आपको मिल रहे हैं, पर बैंक्स की बिजनेसेस है, दे आर वर्किंग, दे हैव डिपॉजिट्स, दे हैव लोन्स, एडवांसेस। सो आप अच्छी बिजनेसेस खरीदेंगे तो वहाँ आपका पैसा डूबेगा नहीं, चाहे ना बढ़े उस रेट से, पर डूबेगा नहीं जैसे पेनी स्टॉक्स में होता है। तो चलिए आज इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते आपको याद दिला दूं कि कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को पोस्ट कर लीजिएगा, जो आज सवाल रह गए हैं उसे हम कल अपने प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे, सो यू डोंट वरी। तो कल मुलाकात होगी आपसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जागरण बिजनेस एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।